गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कृतिका का जो फर्स्ट लेसन है मेरे संग की औरतें, उसका आज दूसरा वीडियो बनना है। तो उसमें आगे है, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माजी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी के शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में एक दूसरे के गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगरा दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर। चोर ने युगों से चला आ रही पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला। माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी। लोटा खाली था। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथों का पानी पी लोगी? कहा, ना, रगड़कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, और अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने
पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तर्क तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोब उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे एक मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोब मुझे देने की क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसने उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहले बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादूकालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। माजी की मन्नत का अवसर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम रानी और बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया तो उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो। लेखिका, हमारे घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने पर तो पिताजी से लोग यही पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी को 2-2 नाम रख छोड़े हैं।
मुझे मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने भी इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। पांचों बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के मिजाज के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने से मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहता हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजेपन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो। समझ में आता है जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे घर और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती और उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते बुनते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई और पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछ लो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेनू ने बीए कर लिया तो कर लिया, पर पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज में पढ़ने तो जाती थी, पर
खुद से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा नंबर आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। उसका कहना था, जो वह सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हममें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम हुई पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हममें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए, जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग धड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन भी रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के भी और भी छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसीलिए वहां वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता। वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया, मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से भी उसको मान्यता दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा
अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका। अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती, पुलों के नीचे पानी भर जाता और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था। स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं पा रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर फिर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है।